नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बेनिफिट प्रिंसिपल को। थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन के अंदर जो है एक थ्योरी हमने एबिलिटी टू पे कर चुके हैं हम ऑलरेडी, और अब बेनिफिट प्रिंसिपल की या लाभ सिद्धांत की बारी है। तो जो एबिलिटी टू पे में हमने पढ़ा था कि हर एक को अपनी योग्यता के अनुसार टैक्स देना चाहिए, कितना दे सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ लोगों की है ही नहीं कैपेसिटी देने की, तो वो लोग नहीं देंगे टैक्स, ठीक है। लेकिन बेनिफिट प्रिंसिपल बिल्कुल अलग चीज़ कहता है। वो कहता है कि जितना आपको फ़ायदा हो रहा है पब्लिक सर्विसेज से उतना आपको पे करना ही चाहिए, ठीक है, या उतना आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने लिख इसलिए दिया ताकि कई बार बच्चे मांगते हैं कि भी हमें नोट्स चाहिए, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये बेसिकली क्या कहता है, ये क्विड प्रो क्यो रिलेशन की बात करता है। ये बात करता है कि क्विड प्रो क्यो, जैसे टैक्स की डेफिनेशन में हम कहते हैं नो क्विड प्रो क्यो, लेकिन मार्केट में क्विड प्रो क्यो होता है, यानी लैटिन टर्म है जो कि एक्सचेंज का ही दूसरा नाम है कि इस हाथ ले ले उस हाथ दे दे। तो वो वाली रिलेशन की ये बात करती है थ्योरी। इसकी ओरिजिन यानी इसकी शुरुआत जो इस थ्योरी की हुई थी वो 17वीं सेंचुरी में हॉब्स और लॉक की राइटिंग्स में मिलता है। उसके बाद जो है एडम स्मिथ ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी कर दिया होगा। विचार कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। आई मीन टू से कि विचार चेंज होते रहते हैं। कभी किसी ने इसको सपोर्ट कर दिया, कभी किसी ने इसको खारिज कर दिया, फिर ये खारिज होके ये आ गई, तो ये चलता रहता है, ठीक। तो मिड 20वीं सेंचुरी में इसका फिर से ये आइडिया जो है वेटेज मिली इसको। एरिक लिंडल है, नट विक्सेल है, जेम्स बुचनन है, इन लोगों ने इस पे काम किया। इन्होंने जो है इस पब्लिक चॉइस थ्योरी दी थी। उसमें इसका जिक्र आता है कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं या वोटर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो उससे पता चलता है कि भाई हमने जो है पब्लिक चॉइस को इम्पॉर्टेंस देनी है और उसमें एफिशिएंसी को इम्पॉर्टेंस देनी है। ये लेन देन का रिश्ता है, ये सारी चीज़ें का से जो है इस थ्योरी पे फोकस जो है वो बढ़ गया। और यदि मैं अपने तरफ से इसको समझाऊं तो टोल टैक्स मुझे इसका एप्ट एग्जाम्पल लगा जब मैं इसको पढ़ रही थी, कि टोल टैक्स जो है वो आपको ये बताता है कि बेनिफिट प्रिंसिपल पे बेस्ड लगता है, क्योंकि जो लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं यानी उस रोड का बेनिफिट उठाते हैं उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। जो लोग नहीं आए वहाँ पर उनको टैक्स भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। मोर ओवर ये एफिशिएंसी को भी सपोर्ट करता है। यदि रोड अच्छी नहीं होगी तो लोग टोल देखते हुए शोर मचाएंगे, तो इसलिए उनको रोड को बेहतरीन बनाना ही पड़ेगा। तो इससे एफिशिएंसी जनरेट होती है, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे, सरकार कैसे खर्च करेगी, ये चीज़ भी जो है इस चीज़ को गाइडलाइन मिलती है इस बेनिफिट प्रिंसिपल के तहत टैक्स लगाने से। बेनिफिट प्रिंसिपल के बहुत सारे वर्जन्स हैं, यानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से इसको समझाया। जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड वर्जन है उसको लिंडल मॉडल कहा जाता है, उसको वॉलंटरी एक्सचेंज मॉडल से के नाम से भी जाना जाता है, उसको लिंडल इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 में ये जस्ट टैक्सेशन अ पॉजिटिव सोल्यूशन नाम से जो है इनके राइटअप के अंदर हमें ये मॉडल मिलता है। और इस मॉडल को इस डायग्राम की हेल्प से समझाया गया, जिसके लिए अजम्पशन ये मानी गई है कि दो ही टैक्स पेयर्स हैं, एक सोशल गुड है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती हुई है। यानी कि जैसे जैसे आप गवर्नमेंट जो है गुड को प्रोवाइड करती जाता है, उसकी सप्लाई बढ़ाती जाती है, वैसे वैसे जो है हमारा उसके प्रति इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाता है और हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो हम कम देने की इच्छा रखते हैं क्योंकि हमारी यूटिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो ये इसको डायग्राम को समझ लेना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने पेन पेपर मेरे साथ रखना है। ये है मान लीजिए दो लोग हैं, एक ए है एक बी है। हम मानते हैं कि ए आप हो और बी मैं हूँ, ठीक है। तो ये आप कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो अलग अलग लेवल पे। जब सोशल गुड बढ़ती जाती है तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है, आपका कंट्रीब्यूशन इस साइड बढ़ रहा है, ठीक है। ये 25, 50, 75 और मेरा जो है उलट के रखा हुआ है, जो मेरा वाला हिस्सा है मैंने उलट के रखा हुआ है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है जो कि 25, 50, 75, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। सोशल गुड सेम है और वो इस साइड चल रही है, ठीक। अब देखिए कि पहले जो है मान लो OH कमोडिटी जो है सप्लाई की जाती है, तो उस पर मैं भी इतना पे करने को तैयार हूँ, इतना कंट्रीब्यूट करने को आप तैयार है, सॉरी, और इधर से इतना कंट्रीब्यूशन मैं भी करने को तैयार हूँ। रेड में मेरा कंट्रीब्यूशन है, ग्रीन में आपका, और ये जो है डबलिंग हो रही है यहाँ पे इस कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो हम 100 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 100 रुपया लगा है तो 100 से ज़्यादा हम लोग मिलकर देने को तैयार हैं।
नेचुरल है, सरकार को फ़ायदा हो रहा है, सरकार को लग रहा है कि बड़ी वैल्यू बढ़ रही है। सरकार यदि मान लीजिए इतना बढ़ा दे उसकी सप्लाई को, तो अब इतनी बढ़ाने से क्या होता है, हम उल्टियाँ करने लगते हैं। मीन्स कि जब चीज़ ज़्यादा हो जाती है, देखो गली में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, एवरीबडी इज़ रेडी कि भाई पैसे ले लो, स्ट्रीट लाइट लगाओ या फिर गंदगी उठवाओ, हम काम के लिए तैयार होते हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो हम और कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं होते, ये वैसा सिस्टम है। तो हाँ, आप यहाँ पर इसके लिए सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट करें, जब सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी तो आप इतना कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो, मैं इतना कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट तो इतनी है टोटल, ठीक है। तो इतना जो है हिस्सा जो है वो बेनिफिट जो है वो पे आउट नहीं निकल के आ रहा है, कॉस्ट कवर नहीं हो रही है, तो जो है सरकार को कम करना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम उधर जाएंगे तो फिर हमें वापस इधर को आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए 50% मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इसके लिए, इस लेवल के लिए, और 50% आप कर रहे हो, 50% मैं कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसकी कॉस्ट कवर हो रही है। तो यानी कि दिस इज़ द आइडियल पॉइंट, ये आइडियल लेवल आ गया जिस पर हमें मतलब जो है सरकार का खर्च और सरकार के टैक्सेस जो हैं वो यहाँ पर आकर इनका सोल्यूशन मिल जाता है कि सरकार को खर्च कितना करना चाहिए। देखो लिंडर ये जो बेनिफिट प्रिंसिपल है उसमें और इस दोनों में अंतर क्या है, एक बड़ा अंतर ये है कि ये सिर्फ टैक्स की बात करता है, ये साथ में आपको एक्सपेंडिचर का इक्विलिब्रियम भी बताता है कि सरकार को कितना खर्च करना चाहिए, कितना टैक्स लेना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, दोनों चीज़ें बताता है। अब मस्ग्रेव जो है वो इसको किस तरीके से लिंडल मॉडल को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो सबसे पहली बात है कि स्केल लेवल को पहुंचना, इसको अचीव करना कितना मुश्किल है। डायग्रामेटिकली तो बना लिया, थ्योरेटिकली तो बना लिया, रियलिटी में इट्स नॉट पॉसिबल कि ये के पॉइंट आपको मिलेगा कहाँ से, है ना। यहाँ तक कैसे आओगे कि बिल्कुल दोनों सही मिला के और कॉस्ट कवर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ये सब करने के लिए, इसके एक पॉइंट को काम करने के लिए आपको ये जो दो लोग हैं, मैं और आप हैं, हमें परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, सेम हमारी स्किल होनी चाहिए, हमारे बीच में बार्गेनिंग होगी, भाई तुम इतना दो मैं इतना दूँ, तुम्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, कौन बताता है किसी को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब बहुत मुश्किल है रियलिटी के अंदर। तो वही उन्होंने प्रैक्टिकलिटी का इशू लिया कि आप 2 में इसको नहीं कर पाओगे तो आप 100 में या करोड़ में इसको कैसे पॉसिबल है। 1948 में लिंडल मॉडल को ही बोवे मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया और इस डायग्राम की हेल्प से जो है हम उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर सोशल गुड है और यहाँ पर प्राइवेट गुड की प्राइस है और नीचे सोशल गुड की क्वांटिटी है, ठीक है। और 2 ही टैक्स पेयर्स हैं, मैं हूँ आप हैं, और एक सोशल गुड है। तो अब देखिए कि ये आपका डिमांड कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है, और ये हम दोनों का मिलाकर जो टोटल डिमांड है सोशल गुड की मार्केट में वो इतनी है। ये है सोशल गुड की क्वांटिटी, यानी सप्लाई जो है वो इतनी है। तो यहाँ पर आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप इतना कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो, जो ये रेड लाइन तक है ये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और मैं जो है इतना कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ। ओनली मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ और आप जो है इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दोनों का मिलाकर कंट्रीब्यूशन इतना है जो कि कोस्ट को कवर कर रहा है पूरी तरह से। और ये मान के चलें कि ये जो इतना पैसा है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से पब्लिक गुड्स के रूप में खर्च हुआ है, तो उतना ही पैसा जो है प्राइवेट गुड्स से कम हो गया है, क्योंकि प्राइवेट से पैसा जितना है इकोनॉमी में वो तो है लिमिटेड। तो यदि आप इतना पब्लिक सेक्टर में खर्च कर रहे हो तो इतना प्राइवेट सेक्टर से आपने कम कर दिया है। तो इस तरीके से इसको देखा जा सकता है, यानी कि ये मॉडल आपको ये बताता है कि पब्लिक सेक्टर में कितना खर्च होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कितना खर्च होना चाहिए और कितना टैक्स लगना चाहिए। तो वो सब चीज़ों के बारे में ये मॉडल आपको बता रहा है। बेनिफिट प्रिंसिपल के फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो एक तो इसको फेयर टैक्स माना गया कि जिस व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है वही टैक्स पे करेगा, दूसरा उसके लिए टैक्स पे नहीं करेगा। तो हमें पता है कि हम किस चीज़ के लिए टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये फेयर है, जस्ट है या न्यायपूर्ण है। दूसरी बात है कि इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एफिशिएंसी सरकारी सर्विसेज की एफिशिएंसी, कि पता है यदि लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो ही लोग पे करेंगे, तो इसलिए उनको एफिशिएंट, इनको कुशलता अपनी दिखानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तीसरी बात है कि ये आपका ना केवल टैक्स जो है बता देती है कि टैक्स कितना मिलेगा आपको, उसके साथ साथ ये भी बताती है गवर्नमेंट को कि उसने कितना खर्च करना है। एक्सपेंडिचर साइड भी यही डिसाइड कर देती है।
और बैलेंस्ड बजट को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि जितना आया उतना ही खर्च करना है, तो बैलेंस्ड बजट बनेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग की यहाँ कहीं बात ही नहीं की गई। कंज्यूमर सुपरमेसी, अगेन वही वाली बात आ गई, सेम बात है कि जितना जो है लोग जिस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं, जो चीज़ चाह रहे हैं वही चीज़ बनेगी, वही चीज़ सरकार प्रोवाइड करेगी। अदरवाइज़ लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, तो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, तो सरकार की कॉस्ट जो है वो पूरी नहीं होगी। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आपकी डायरेक्टली बन जाएंगी, क्योंकि सारा काम तो कंज्यूमर ने बताना है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी है। तो इसलिए मेरिट्स तो इसके ये हैं जो कि बड़ी यूटोपियन टाइप है। डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो आ जाती है कि लोग अपनी प्रेफरेंस रिवील नहीं करते हैं, कि बताएंगे ही नहीं लोगों को तो ये है कि फ्री में चीज़ें मिलें, तो लोगों ने क्यों बताना कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है? क्यों मैं बताऊंगी कि मुझे आपसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आप मुझसे ज़्यादा फ़ायदा, आपको मुझसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? तो जिसको पे करना पड़ता है वो कोई नहीं बताता, सबसे पहली बात। और फिर बेनिफिट को आप काउंट कैसे करोगे, कॉस्ट को आप काउंट कैसे करोगे? बहुत सारी चीज़ों की कॉस्ट भी काउंट नहीं होती है। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स का पर्पज़ सिर्फ पैसे इकट्ठा करना ही नहीं होता, उसने जो है समानता को भी प्रमोट करना है। पर जहाँ एफिशिएंसी जो चीज़ प्रमोट कर रही है वो चीज़ कभी भी समानता नहीं लेके आ सकती, क्योंकि ग्रोथ और समानता का हमेशा बैर होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक समस्या रह जाएगी। फिर वो डेफिसिट बजट की भी बहुत बार ज़रूरत होती है। अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई भूकंप आ गया, तबाही आ गई, तो आपको सरकार को घाटे का बजट भी बनाना पड़ता है। फिर वो कहाँ से बनाएगी जब अपने टैक्स तो उतना ही लेना है जितना फ़ायदा हुआ है। फिर बेनिफिट किसको ज़्यादा मिल रहा है, अमीर को कि गरीब को? कुछ लोग कहते हैं अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अमीरों के पास सब कुछ होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनको अच्छी सड़कें चाहिए, उनके पास कारें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों को ही सारा फ़ायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि गरीबों को अमीर तो अपना सब कुछ खुद जुटा सकता है, लेकिन गरीब जो है उसको रोटी के लिए, पानी के लिए, सब चीज़ों के लिए सुविधाएं चाहिए। तो ये एक डिबेटेबल इशू है कि किस पे ज़्यादा लगाया जाना चाहिए। तो बेनिफिट प्रिंसिपल आमतौर पे रेग्रेसिव होता है, यानी कि गरीब पर ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश होती है। देन प्राइस एंड टैक्स की आप जो है टैक्स और प्राइस में थोड़ा फ़र्क कीजिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो बाज़ार में होती है, जबकि मार्केट जो गवर्नमेंट है वो एक वेलफेयर स्टेट मानी जाती है, तो इसलिए वो प्राइस लेती अच्छी नहीं लगती। इसलिए टैक्स और प्राइस में डिफरेंस बनाए रखना चाहिए। प्रैक्टिकल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, सब चीज़ों पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब टोल टैक्स का तो हमने मान लिया कि वहाँ अप्लाई हो जाएगी, पर बाकी चीज़ें डिफेंस है उसके लिए कैसे अप्लाई करोगे? तो नहीं एप्लीकेबल। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मैंने पहले भी बता दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए कैलकुलेट करनी ऑलमोस्ट मतलब आप इम्पॉसिबल मान लीजिए। तो ये आपकी बेनिफिट प्रिंसिपल हो गया, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। मस्ग्रेव कहते हैं कि दोनों ही जो प्रिंसिपल्स हैं, एबिलिटी टू पे और बेनिफिट प्रिंसिपल, इन दोनों से ही कोई एक पूरी तरह से टैक्स नहीं बन पाता, टैक्स सिस्टम को नहीं बनाया जा सकता, उसमें काफ़ी सारी मिक्स एंड मैचेस करने पड़ते हैं। तो होप आपको ये वाली वीडियो समझ में